आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम भाषा के ऊपर विधिवत रूप से बहुत तसल्ली से बात करने की कोशिश करेंगे और भाषा से संबंधित जो परिभाषाएं विद्वानों ने दी है उसे देखते हुए हम एक अपनी अच्छी समझ भाषा के बारे में विकसित कर सकें। इसलिए भाषा से संबंधित जो तमाम सारे आयाम हैं उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपकी यह क्लास जो कि भाषा विज्ञान की क्लास है, तो निरंतर हम क्रमशः भाषा विज्ञान से संबंधित जो अन्य विषय हैं उन अन्य विषयों पे भी इसी तरह तफसील से और प्यार से समझने और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाषा शब्द पर विचार करने से पहले यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने ऊपर थोड़ा विचार कर लें। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सभ्यता में जो खूबसूरत चीजें विकसित हुई हैं या मनुष्य ने अपने जीवन को या दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जिन कुछ शानदार चीजों को पाया है या अर्जित किया है या बनाया है, उनमें एक चीज भाषा भी है। आप कल्पना करें कि हमसे हमारी आवाज छीन ली जाए या हमसे ये कह दिया जाए कि अगले कई दिनों तक आपको बोलना नहीं है, तो हम कितना अपने भीतर क्या महसूस करेंगे? एक बेचैनी, एक घुटन। क्यों? क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है कि वह बोलना चाहता है, अपने एहसासों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को वह एक दूसरे से साझा करना चाहता है, आदान प्रदान करना चाहता है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है, संवाद करना होता है, अपने एहसासों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। तो सामान्य ढंग से अगर भाषा की परिभाषा दी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, या विचारों के आदान प्रदान या भावनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस कड़ी की या जिस माध्यम की जरूरत होती है उसे हम भाषा कहते हैं। सामान्य ढंग से हम इस बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार व्यापक रूप में भाषा वह साधन है जिस साधन से हम विचार विनिमय और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भाषा सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका प्रयोग कई सारे अर्थों में किया जाता है। जैसे कि आप देखें पशु पक्षियों की बोलियां, उनकी भी अपनी भाषा होती है ना। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो पहले एक पक्षी उड़ता हुआ आता है, फिर धीरे धीरे आवाज करके, संकेत करके वह दूसरों को भी बुला लेता है। मधुमक्खियों की भी अपनी भाषा होती है, डॉल्फिन की भाषा होती है, बंदरों की भाषा होती है। आपस में वो विचार करने के लिए कुछ संकेतों का, कुछ आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देह भाषा भी होती है। बिना कुछ बोले इशारे से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है कि नहीं? जैसे मैं नाराज होकर अगर आपको देखूं घूर के, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें नाराजगी है। मैं प्यार से मुस्कुरा के आपकी तरफ देखूं तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें स्नेह है, इसमें प्रेम है। तो देह की भी भाषा होती है। इशारे से आपको मैं उठने के लिए कह सकता हूं, बाहर जाने के लिए कह सकता हूं, अंदर आने के लिए कह सकता हूं। आप सड़क पे चलते हुए कई सारे संकेत देखते होंगे, लाल बत्ती, हरी बत्ती, या कहीं संकेत बना है कि नीचे खाई है, रास्ता कैसा है, इस तरह के भी संकेत बने होते हैं। तो संकेतों की भी एक भाषा होती है। कुल मिलाकर अभिव्यक्ति के, चाहे वो मुख्य साधन हो, चाहे वो गौण साधन हो, सब कुल मिलाकर के भाषा की परिधि में ही आते हैं। मौन की भी अपनी भाषा है। अज्ञे ने लिखा कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। कबीरदास ने क्या कहा? बोलना क्या कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई। कि कई बार बिन कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह रहे होते हैं, चेहरे की भंगिमा से, आंखों की भंगिमा से। तो गौण या स्थूल रूप में भावाभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं, चाहे वो सांकेतिक हो, चाहे वो वाणी द्वारा प्रकट हो, चाहे वो आंगिक हो, चाहे वो पशु पक्षियों की बोली हो, वो सब कुछ भाषा के दायरे में ही सारी बातें आती हैं, क्योंकि वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेकिन मूल रूप से भाषा की परिभाषा जिस अर्थ में दी जाती है, जिसे हम भाषा सही अर्थों में समझते हैं, उसका संबंध बोलने से है, वाणी को व्यक्त करने से है। ये जो भाषा है यह संस्कृत के भाष धातु से बना है।
किससे बना है? भाष धातु से। और इस भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, वाणी को व्यक्त करना। इस तरह से आप देखें तो इस भाष धातु के अर्थ में ही भाषा का पूरा कैरेक्टर छिपा हुआ है। यानी कि भाषा विज्ञान में हम मूलतः उस भाषा का अध्ययन करते हैं, उस भाषा पे बातचीत करते हैं जिसका संबंध बोलने से है, विचारों को प्रकट करने से है। क्योंकि ध्वनि संकेतों की एकमात्र ऐसी भाषा होती है जो बहुत स्पष्ट होती है, उसमें स्पष्टता होती है, संदेशों की स्पष्टता, विचारों की स्पष्टता, भावनाओं की स्पष्टता। ऐसे में आप चुपचाप बैठे हैं, संभव है कि आप उदास हैं, आपके चेहरे पे उदासी है, और कोई आपसे पूछे उदास हो क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो शांत हूं, मैं तो ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि वह संकेत है, वह वाणी द्वारा अभिव्यक्त नहीं है। लेकिन वाणी द्वारा अगर कोई अभिव्यक्त विचार या भाव आ गया तो वहां इतनी स्पष्टता होती है कि बहुत कुछ सवाल करने की गुंजाइश नहीं बचती है। अब कोई व्यक्ति नाराजगी में, गुस्से में चिल्ला के बोल रहा है तो गुस्सा जाहिर है। अब वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो प्यार से बोल रहा था, तो उस प्यार से बोलने जैसी बात का कोई स्पेस उसके पास नहीं है। इसलिए भाषा विज्ञान में जिस भाषा पे बातचीत हमें करनी है उसका संबंध बोलने से है, ध्वनि संकेतों की भाषा से है, अभिव्यक्ति के उस स्तर की भाषा से है जिसका प्रयोग बोलकर किया जाता है। हालांकि भाषा का एक लिखित रूप भी होता है, बोलने में भी और लिखने में भी, लेकिन हम मूलतः चूंकि इसके कैरेक्टर में शामिल है वाणी को व्यक्त करना, इसलिए हम मूल रूप से उस भाषा को भाषा विज्ञान के अध्ययन में लेते हैं जिसका संबंध बोलने से है। ठीक है। भाषा की परिभाषा को लेकर सालों साल से अलग अलग ढंग से विद्वानों ने भाषा को परिभाषित करने की कोशिश की है, और ये निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, परंपरा दर परंपरा भाषा को परिभाषित करने का काम चलता चला आ रहा है। हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उन परिभाषाओं का फिर विश्लेषण करते हुए एक नजरिया बनाने की कोशिश करेंगे कि पूर्णता में फिर भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। दरअसल कोई भी विशिष्ट चीज जो होती है, जिसके बहुत सारे आयाम होते हैं, उसको परिभाषित करना आसान नहीं होता है। कुछ एक विशेषताएं आप बताते हैं तो कुछ विशेषताएं छूट जाती हैं। ठीक है। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं या जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनको व्याख्यायित करने के लिए, उनको परिभाषित करने के लिए एक संजीदगी की जरूरत होती है, और उनको परिभाषित करना एक चुनौती भी है कि उनके सारे आयामों को कवर किया जा सके, सारे आयामों को पूरा किया जा सके। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर हम अपना एक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले जो परिभाषा है वो है हेनरी स्वीट की। हेनरी स्वीट ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। स्पष्ट है, यहां आप देखें एक शब्द है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। विचारों का प्रकटीकरण और ध्वन्यात्मकता, इनकी परिभाषा के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। उन्होंने कहा कि जो हम बोल करके ध्वनि के माध्यम से विचारों को प्रकट करते हैं उसे हेनरी स्वीट ने भाषा कहा। ठीक है। दूसरी परिभाषा पीडी पुणे की है। पीडी पुणे ने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। हेनरी स्वीट की परिभाषा से इनकी परिभाषा मिलती जुलती है। वह भी विचारों के प्रकटीकरण की बात कर रहे हैं और भाषा के ध्वन्यात्मक होने की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा नाम आता है बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना ने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे बाबूराम सक्सेना ने भाषा कहा। ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचार विनिमय, वही ध्वन्यात्मकता जिसकी बात पीडी पुणे कर रहे हैं, हेनरी स्वीट कर रहे हैं। तो बाबूराम सक्सेना ने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इस संबंध में प्लेटो की भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने थोड़ी और बारीकी से भाषा की परिभाषा दी और कहा कि कैसे विचार और भाषा में अंतर है। प्लेटो ने सोफिस्ट में भाषा और विचार का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि भाषा और विचार में थोड़ा ही अंतर है। विचार
आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, परंतु वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों से निकल जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। प्लेटो की इस परिभाषा में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, कह रहे हैं कि जब तक अंदर चल रहा है, जुबान से नहीं आया है, ध्वनि में नहीं आया, तब तक वह विचार है, यानी कि मूक और अध्वन्यात्मकता है। और जैसे ही वह होठों से प्रकट हुआ वैसे ही वह क्या हो गई, भाषा हो गई। ठीक है। इस संबंध में ब्लॉक तथा ट्रेगर की भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ब्लॉक तथा ट्रेगर ने कहा कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ ध्वनि संकेत के साथ व्यवस्था कहा और यादृच्छिक शब्द यहाँ पे जुड़ गया है, जिसकी व्याख्या हम आगे चल करके करेंगे। ब्लॉक तथा ट्रेगर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे की परिभाषाओं की तुलना में इन्होंने भाषा को एक व्यवस्था भी कहा और भाषा की एक और विशेषता बताई कि भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब है जैसा मान लिया गया है। इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। इसी क्रम में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी और भोलानाथ तिवारी ने कहा, भाषा उच्चारण अवयवों से अवतरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भोलानाथ तिवारी ने भी यादृच्छिक शब्द का प्रयोग किया। ध्वनि संकेतों का प्रयोग तो सब कर ही रहे हैं और भाषा के लिए इन्होंने भी व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया और कहा कि यह विचार विनिमय का साधन है। और अंतिम परिभाषा इस क्रम में जो मैं कोट करना चाहूंगा वो है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ एवं उच्चरित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। ये कहा आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने। तो लगभग 6-7 परिभाषाएं हमने प्रस्तुत की और इन 6-7 परिभाषाओं में प्रारंभ की जो परिभाषाएं हैं, आप ब्लॉक तथा ट्रेगर, भोलानाथ तिवारी और देवेंद्रनाथ शर्मा, इन तीनों की परिभाषा को छोड़ दें तो बाकी जो परिभाषाएं हैं वो भाषा की किसी न किसी विशेषता की तरफ तो इशारा कर रही हैं, उनका जिक्र कर रही हैं, लेकिन संपूर्णता में या भाषा की परिभाषा के सर्वाधिक नजदीक जो परिभाषाएं पहुंचती हैं वो परिभाषाएं ब्लॉक तथा ट्रेगर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की हैं, जिन परिभाषाओं में हम भाषा की लगभग सारी विशेषताओं को देख सकते हैं। ठीक है। और इन तीनों की परिभाषाओं को आप ध्यान से देखें तो 4 मुख्य बातें निकल करके सामने आती हैं। ठीक है। पहली बात कि भाषा एक व्यवस्था है, ये सब कह रहे हैं, प्रारंभ के लोगों ने भी कहा कुछ, लेकिन इन तीनों ने मुख्य रूप से इसकी तरफ संकेत किया है कि भाषा एक व्यवस्था है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाषा प्रतीकात्मक या वाचिक ध्वनि संकेत है। भाषा प्रतीकात्मक या वाचिक ध्वनि संकेत है। तीसरा, भाषा यादृच्छिक यानी कि आर्बिट्ररी है या माना हुआ होता है। और चौथा कहा, भाषा विचार विनिमय का साधन है। ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपको यहां देखने को मिलेंगी। इन तीनों की परिभाषाओं को आप देखें तो 4 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये आपको देखने को मिलती हैं। पहली बात जो आई वह है कि भाषा एक व्यवस्था है या प्रणाली है। भाषा एक व्यवस्था या प्रणाली से मतलब है कि भाषा एक सिस्टम है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अपनी एक व्यवस्था बनी हुई है। वर्ण की व्यवस्था, शब्द की व्यवस्था, कारक चिन्हों की व्यवस्था, क्रिया की व्यवस्था, और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप वो भाषाएं संचालित होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि राम आम खाता है, ठीक है, पहले कर्ता है, फिर कर्म है और तब क्रिया है, ये हिंदी की व्यवस्था है। लेकिन वही अंग्रेजी में जब आप इसका अनुवाद करेंगे तो आप अनुवाद करेंगे राम इट्स अ मैंगो, यानी कि पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, यानी कि कर्ता के बाद क्रिया है। तो अंग्रेजी की व्यवस्था अलग है, हिंदी की व्यवस्था अलग है। उसी तरह से फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। तो स्पष्ट हुआ है कि अलग अलग भाषा अपनी व्यवस्था में आगे आती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूं राम खाती है,
तो आप चौंक जाएंगे, ये तो गलत वाक्य है, क्योंकि हिंदी की व्यवस्था के हिसाब से राम पुल्लिंग है, तो राम खाती है नहीं, राम खाता है होगा। लेकिन अंग्रेजी में आप देखेंगे तो राम इट्स, सीता इट्स, सीता भी खाती है के लिए इट्स का प्रयोग, और राम भी खाता है इसके लिए ईट्स का प्रयोग। क्रिया में एस या एस लगा दिया गया है और वो पता चल गया कि राम खा रहा है और सीता खा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की भाषा व्यवस्था अलग अलग है। तो इन तीनों की परिभाषा से जो पहली बात निकल करके आती है कि दुनिया की सभी भाषाओं की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपनी एक प्रणाली होती है, और उसी व्यवस्था या प्रणाली के तहत वो भाषाएं संचालित होती हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाषा प्रतीकात्मक या वाचिक ध्वनि संकेत है। ठीक है। प्रतीक का अर्थ है ध्वनि या संकेत। ठीक है। उदाहरण के तौर पे इसे समझने के लिए मैं कहूं कि यदि हम दीवार पर मोर या सिंह की तस्वीर बना दें, ठीक है, या किसी को इशारे से बुलाएं, तो वह बुलाने का प्रतीक होगा, या जो चित्र होगा वो सिंह का प्रतीक होगा। ठीक है। लेकिन इनमें कोई वाचिक ध्वनि संकेत नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि इनमें वाणी का प्रयोग नहीं हुआ है, संकेतों का प्रयोग हुआ है। वाचिक ध्वनि संकेत या प्रतीक ध्वनि संकेत वे सार्थक ध्वनियां हैं जो कंठ से निकलती हैं। और मैंने प्रारंभ में ही कहा कि चूंकि भाषा भाष धातु से बना है और उसका अर्थ ही होता है वाणी को व्यक्त करना, इसीलिए वाणी से या कंठ से निःसृत जो ध्वनियां हैं उन्हीं ध्वनियों को हम भाषा की परिधि में लेते हैं। इसलिए इन्होंने महत्वपूर्ण ढंग से बार बार संकेत किया कि ध्वनि संकेत जो होते हैं, ध्वनि संकेतों की जो भाषा होती है, यानी कि जो उच्चरित भाषा होती है, उसे ही पूर्ण भाषा माना जाए। हालांकि इशारे करना, संकेतों में बुलाना, ये सब भाषा की परिधि में आते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान में जिस भाषा की हम बात करते हैं उसका संबंध उच्चरित ध्वनि संकेतों से है। ठीक है। तीसरी जो बात इनकी परिभाषा से निकल करके आती है वह यह है कि भाषा यादृच्छिक है या माना हुआ होता है। ठीक है। यादृच्छिक का अर्थ होता है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ अपनी इच्छानुसार मान लिया गया है। ठीक है। और हम किसी वस्तु को जिस नाम से पुकारते हैं, ठीक है, उस नाम में और वस्तु में कोई डायरेक्ट रिलेशन या कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं होता है। जैसे कि हम बचपन से एक खास किस्म की आकृति या जंतु के लिए गाय का प्रयोग करते हैं कि ये गाय है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है क्योंकि पीढ़ियों से इसे मान लिया गया है। अब आप ये सवाल भी करें कि गाय को गाय क्यों कहते हैं, तो इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे परिवेश से, पीढ़ियों से हमने यही सीखा है। और अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा माना नहीं गया होता, ठीक है, तो पूरी दुनिया में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया होता कि नहीं होता? जैसे कि मान लीजिए घोड़ा है, तो घोड़ा को संस्कृत में आप अश्व कहते हैं, हिंदी में घोड़ा कहते हैं और अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं। ठीक है। एक जैसी आकृति है, एक जैसी वस्तु है, लेकिन एक में उसको अश्व कह रहे हैं, एक में आप उसको हॉर्स कह रहे हैं और एक जगह उसको घोड़ा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा से अलग अलग समाज में उस वस्तु विशेष के लिए वही नाम मान लिया गया है और वही नाम स्वीकार कर लिया गया है। भाषा की यादृच्छिकता से मतलब ही यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वस्तु विशेष के लिए जो नाम स्वीकार कर लिए गए हैं वह भाषा के रूप में समाहित है। अगर ऐसा नहीं होता तो हॉर्स के लिए या घोड़े के लिए जो एक शब्द होता वो पूरी दुनिया में एक जैसा होता। तो ये यादृच्छिकता यानी कि जो माना जाना है दुनिया की हर एक भाषा में, यह भाषा के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है। संपूर्णता में उसको परिभाषित करता है। ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे तो भाषा की यादृच्छिकता का एक अर्थ यह भी हुआ कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अब हम जिस समाज में पैदा हुए वहां पानी के लिए हम पानी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजी समाज में पैदा हुआ बच्चा उसके लिए वाटर कहता है। वाटर क्यों कहता है? क्योंकि उसने अपने समाज से उस वस्तु विशेष के लिए जो शब्द सीखा है वह शब्द क्या है? वाटर है। आगे बात समझ में? तो भाषा यादृच्छिक है यानी कि मान लिया गया है इच्छानुसार, और तर्क वितर्क करने से उसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप तर्क कर लें कि पेड़ को पेड़ ही क्यों कहते हैं, दीवार को दीवार ही क्यों कहते हैं, तो इसका कोई सटीक उत्तर आपको नहीं मिलेगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात,
वह है भाषा विचार विनिमय का साधन है, जिसके बारे में हमने प्रारंभ में भूमिका के दौरान बात की कि इन तीनों परिभाषाओं का अंतिम लक्ष्य यही है कि भाषा से हम विचार विनिमय का आदान प्रदान करते हैं, और इसमें परिस्थिति स्थिति बदलती रहती है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप श्रोता हैं, अभी आप बोलने लगे, आप वक्ता हो गए और मैं श्रोता हो गया, तो पोजीशनिंग बदलती रहती है। एक पल में जो व्यक्ति वक्ता है वो अगले ही पल में श्रोता हो सकता है, जो श्रोता है वो अगले ही पल में वक्ता हो सकता है, ठीक है। और सभी परिभाषाओं में कहा गया कि मानव समुदाय के बीच विचार विनिमय का ये एक साधन है भाषा, तो दुनिया के सभी समाजों के लिए ये बात लागू होती है, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जर्मन हो, जापानीज हो, जितनी भी भाषाएं हैं, लाखों भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं कहीं ना कहीं एक माध्यम के रूप में एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अंततः ये चार बातें जो है वह भाषा को परिभाषित करने के लिए या भाषा को संपूर्णता में परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात उसमें क्या है, भाषा एक व्यवस्था है। दूसरा, भाषा प्रतीकात्मक या वाचिक ध्वनि संकेत है। तीसरा, भाषा यादृच्छिक है या माना हुआ है। और चौथा, भाषा विचार विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाषा का मुख्य अर्थ उच्चरित भाषा या वाचिक भाषा से है, जिसका अध्ययन हम भाषा विज्ञान में करते हैं और जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें एक बात और जरूरी हो जाती है कि कैसी भाषा। तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा अच्छी हो, सुंदर हो, मीठी हो, हम तहजीब के साथ बोलें। वसीम बरेलवी ने कहा कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अगर आप अपनी बात कहने का तरीका और ढंग जानते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। और मुझे तो लगता है कि पहले भी मैंने कहा कि मनुष्य ने अपने जीवन में या मनुष्य समाज ने जितनी खूबसूरत चीजें अर्जित की है उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज भाषा भी है। आप सोचिए कि हम किसी के प्रति प्रेम, स्नेह या सम्मान की जो भावना या उसका जो बवंडर अपने भीतर महसूस करते हैं उसे कैसे व्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगर वो भाषा ना हो तो हमारा जीवन कितना सूना हो जाएगा, हमारा जीवन कितना दरिद्र हो जाएगा, कितना खालीपन हम महसूस करेंगे, है ना। जब हम अपनी माँ के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, पिता के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो गले लगाकर आलिंगन करते हुए हम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। और जब हम ये कहते हैं मुझे आपसे बहुत प्रेम है तो ये एहसास शब्दों में बयां होता है और वह शब्द दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं भाषा दो दिलों को जोड़ने का काम करती है, दो एहसासों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए ये भाषा मनुष्य की सर्वाधिक खूबसूरत संपत्तियों में से एक है। अहमद फराज ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा कि सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वो किस तरह से अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है अपनी प्रेयसी के लिए या जिस किसी को भी आप प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, कि सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो भाषा हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में ठीक से समझना हो तो इस बात से भी समझा जाता है कि वह कैसे बोलता है, किस तरीके से बोलता है। और भाषा अर्जित करना एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, विचार करेंगे, वैसे वैसे आपकी भाषा प्रांजल और सुंदर होती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहना कि भाषा अभिव्यक्ति का एक खूबसूरत जरिया है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, एहसासों को बोलकर, अभिव्यक्त कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और मानव समाज की जो तमाम सारी खूबसूरत संपदाएं हैं उन खूबसूरत संपदाओं में से एक भाषा भी है। अगली क्लास में हम भाषा की विशेषता पर गंभीरता से विचार करेंगे। ठीक है।